मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज स्विट्जरलैंड के संविधान में व्यवस्थापिका पर चर्चा करते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड में वास्तविक प्रजातंत्र है और अन्य किसी भी देश की तुलना में यहाँ पर व्यवस्थापिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च तथा शक्तिशाली भी है। स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका को संघीय सभा कहते हैं, फेडरल असेंबली। इसके दो सदन हैं। प्रथम सदन राष्ट्रीय परिषद है, नेशनल काउंसिल। द्वितीय सदन राज्य परिषद है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। कोई भी सदन दूसरे की तुलना में न तो उच्च है न निम्न है। किसी भी दृष्टि से दोनों सदन समान हैं, एक रूप है। संगठन अलग अलग तरीके से होता है, बाकी उनके कार्य, उनकी शक्तियां एक समान है। देखें, सबसे पहले राष्ट्रीय परिषद। राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल, यह संघीय सभा का प्रथम सदन है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। जनसंख्या के आधार पर इसकी सीटें निर्धारित की जाती हैं। लगभग 24-25 हजार की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी कैंटन या प्रदेश कितना छोटा भी क्यों न हो, उसको एक प्रतिनिधि कम से कम भेजने का अधिकार अवश्य होता है। जैसे वहां पर कुछ अर्थ कैंटन ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10,000 के आसपास है या उससे भी कम है, तो वहां से भी एक प्रतिनिधि का निर्वाचन जरूर होता है, ताकि प्रत्येक कैंटन का प्रतिनिधित्व संघीय सरकार की व्यवस्थापिका में निश्चित किया जा सके। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर सदस्यों का निर्वाचन सूची प्रणाली के द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सूची पद्धति के अंतर्गत सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज। सूची प्रणाली में क्या होता है कि मतदाता राजनीतिक दल को वोट देते हैं, उम्मीदवार को वोट नहीं देते। और यदि मान लीजिए, इसका एक सुखद परिणाम यह निकलता है कि यदि कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है या कोई सदस्य अपना त्यागपत्र दे देता है कार्यकाल के पहले, तो जिस दल से संबंधित वह व्यक्ति होता है, वही दल अपने एक नए सदस्य को उस सीट पर भर देता है। उस सीट के लिए एक नए सदस्य का नामांकन उस दल के द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचन में जिस दल को जितनी सीट मिली, वही स्थिति कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहती है। अमेरिका में यदि कोई सीट खाली हुई तो वहां पर उस राज्य का गवर्नर अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को मनोनीत कर देता है। भारत में यदि कोई सीट खाली होती है तो उप निर्वाचन की व्यवस्था होती है। स्विट्जरलैंड में उपचुनाव नहीं होते। योग्यता, सबसे पहली योग्यता है उसको स्विट्जरलैंड का नागरिक होना चाहिए और आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। अपने भारत में 25 वर्ष है, अमेरिका में भी 25 वर्ष है, लेकिन स्विट्जरलैंड में यह आयु 20 वर्ष की है और 20 वर्ष के व्यक्ति को ही मतदान का अधिकार है। मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसे मताधिकार है, वह यदि किसी लाभ के पद पर नहीं है या सरकारी अधिकारी नहीं है, तो वह चुनाव लड़ सकता है। फिर संख्या, इसकी संख्या 200। भारत में 540, इंग्लैंड में 659, अमेरिका में 435, यहाँ पर सर्व संख्या 200। इसकी अवधि 4 वर्ष है। इसको प्रायः समय के 4 वर्ष के पहले भंग नहीं किया जाता। लेकिन यदि संविधान संशोधन के प्रश्न पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए और वह जनमत संग्रह में पारित हो जाए, जनमत संग्रह होता है, जनमत संग्रह की चर्चा आगे करेंगे, या अभी इतना सुन लीजिए। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि जनता उस संशोधन के पक्ष या विपक्ष में वोट डालती है।
उसको जन्म संग्रह कहते हैं। तो यदि कोई संशोधन प्रस्ताव जिसे एक ने पारित किया दूसरे ने पारित नहीं किया, उस पर जन्म संग्रह लिया गया, जन्म संग्रह में यदि वो प्रस्ताव वह विधेयक पास हो जाता है तो दोनों सदनों को एक साथ भंग कर दिया जाता है और नए निर्वाचन होते हैं। ये विशिष्ट परिस्थिति है और इसकी नौबत प्राय नहीं आती या बहुत कम आती है। इसकी गणपूर्ति बहुमत है, मतलब 200 में से जब 101 सदस्य उपस्थित होंगे तब सदन की कार्यवाही वैध मानी जाएगी। अमेरिका में भी बहुमत का नियम है, इंग्लैंड में 40 है, भारत में 10% है। फिर अधिवेशन, इसके अधिवेशन वर्ष में 4 बार बुलाए जाते हैं। 4 बार, ये 3, 6, 9, 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 3 का मतलब मार्च, 6 का मतलब जून, 9 का मतलब सितंबर, 12 का मतलब दिसंबर। मतलब मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में इसके 4 अधिवेशन होते हैं और वो कुछ दिन तक चलते हैं। उसके बाद अधिवेशन स्थगित हो जाता है। यह अपने अधिवेशन खुद बुलाती है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, विशेष अधिवेशन अलग अलग प्रकार से बुलाया जा सकता है। जब सदन के 1/4 सदस्य लिखित रूप में मांग करें तो राष्ट्रीय परिषद का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है, अथवा 5 कैंटन राष्ट्रीय परिषद या संघीय सभा का विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग करें, या राष्ट्र या वहां की कार्यपालिका संघीय परिषद इसके बैठकों को विशेष रूप से बुला सकती है। यदि कोई महत्वपूर्ण विषय आ गया तो कार्यपालिका के द्वारा इसके विशेष अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। फिर वाद विवाद, यहाँ पर वाद विवाद पूरी दुनिया की तुलना में श्रेष्ठतम ढंग से संपादित होते हैं और वहां पर किसी को गड़बड़ी या किसी प्रकार की अव्यवस्था की गुंजाइश नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिवेशन के संदर्भ में पिछले व्याख्यान में मैंने बताया था कि जब हाउस ऑफ कॉमन्स का अधिवेशन होता है तो वहां पर सदस्य बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं, बहुत गुण बनाते हैं, बहुत इधर उधर की बहुत हल्ला गुल्ला होता है। भारत में लोकसभा के अधिवेशनों को आप खुद कई बार टीवी के माध्यम से देखते होंगे। इस प्रकार की कोई अव्यवस्था स्विट्जरलैंड में नहीं होती और वहां पर लोग व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। किसी प्रकार के अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं होता, तू मैं नहीं होती। सब मिल बैठ करके राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर के काम करते हैं। वे जनता के पैसों को अपना खुद का पैसा मानते हैं, इसलिए उन्हें कोई विशेष वेतन नहीं दिया जाता। हाँ, जब वो अधिवेशन में भाग लेने के लिए आते हैं तो दैनिक भत्ता उन्हें दिया जाता है। ये आदर्श क्या हम भारत में कभी स्वीकार कर पाएंगे? कौन करेगा? वही लोग जो आज ऐश कर रहे हैं। क्या उनसे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि इस प्रकार की भावना वो अपने देश में भी लागू करें? दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो इसके वाद बहुत ही संतुलित और बहुत ही संयमित होते हैं। पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष होता है, दूसरा उपाध्यक्ष होता है। इसका कार्यकाल, वैसे नियम यह है कि प्रत्येक अधिवेशन के लिए नए अध्यक्ष का निर्वाचन होना चाहिए। मतलब एक अध्यक्ष एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता कर सकता है, लेकिन चूंकि इन चारों अधिवेशनों को वर्ष का एक ही अधिवेशन माना जाता है, इसलिए जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं तो पूरे 1 वर्ष के लिए उस पद पर काम करते हैं। और ऐसी परंपरा बन गई है कि जो इस वर्ष का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो अगले साल अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित कर दिया जाता है। लेकिन आगे यह नियम यह है कि इस 4 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी एक व्यक्ति दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बन सकता, ये प्रतिबंध है। तो यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष का काम जैसे सदन की कार्यवाही का संचालन करना, अनुशासन और शांति व्यवस्था बनाए रखना, विधेयक पेश करने को अनुमति देना, वाद विवाद करने को अनुमति देना, प्रश्न पूछने को अनुमति देना, फिर जब वाद विवाद समाप्त हो जाए उसके बाद मतदान करवाना, परिणामों की घोषणा करना,
उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना, ये जैसे सामान्य रूप में अध्यक्ष के कार्य होते हैं, तो समान मत आने पर निर्णायक मत देना, ये तमाम प्रकार की शक्तियां सदन के अध्यक्ष को प्राप्त हैं और वह इनका ईमानदारी से उपयोग भी करते हैं। अब दूसरे सदन को देखें। चूंकि शक्तियां समान हैं, इसलिए शक्तियों को एक साथ देखेंगे। संगठन थोड़ा सा फर्क है, देखें इस प्रकार से। दूसरा सदन है राज्य परिषद। भारत में भी अंग्रेजी में राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में भी द्वितीय सदन को राज्य परिषद कहा जाता है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है यह सभा। कैसे? इसका निर्वाचन कैंटनों के द्वारा होता है। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के द्वारा किया जाता है, राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। अमेरिका में भी सीनेट को राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ का द्वितीय सदन कैंटनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। प्रथम सदन आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन माना जाता है। तो यहाँ पर चूंकि यह कैंटनों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसकी चुनाव विधि, नियम, योग्यता, ये सब चीजें कैंटन अपने ढंग से निर्धारित करते हैं। ऐसा कोई सार्वभौम नियम नहीं है जो पूरे कैंटनों के द्वारा व्यवहित होने के लिए बाध्य हो। ऐसा कुछ नहीं है। हर कैंटन अपने ढंग से राज्य परिषद के लिए सदस्यों के चुनाव का नियम निर्धारित करता है। तो परिणाम यह होता है कि 17 कैंटन प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। 4 कैंटन विधान मंडलों के माध्यम से करते हैं। जैसे भारत में विधानसभाएं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती हैं, ठीक इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में 4 कैंटन विधान मंडलों के द्वारा या कैंटनों में जो विधान मंडल है वहां से सदस्यों का निर्वाचन होता है। और 4 कैंटनों में प्रारंभिक सभाएं, याद रखिए आगे चल करके यह शब्द आएगा, प्रारंभिक सभाओं के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन 4 कैंटनों में होता है। जैसे ग्राम सभाएं भारत में वही चीज है, प्रारंभिक सभाएं। तो वहां की जनता जहां पर विधानसभा नहीं है, आपको ताज्जुब होगा कि कुछ कैंटनों में विधानसभाएं नहीं है, वहां की जनसंख्या बहुत कम है। तो वहां के जितने भी वयस्क नागरिक हैं साल भर में एक बार एक स्थान पर जमा होते हैं और वो साल भर का पूरा काम कर देते हैं। जो काम विधानसभा अधिवेशन के माध्यम से करती है वही काम वहां के नागरिक खुद बैठ करके कर देते हैं। इसलिए वहां पर जनसंख्या कम होने के कारण विधानसभाएं नहीं है और इस सभा को प्रारंभिक सभा कहते हैं। तो प्रारंभिक सभाओं के द्वारा 4 कैंटनों में सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इसका कार्यकाल भी अलग अलग है। हर कैंटन अपने ढंग से अपने निश्चित अवधि के लिए सदस्यों का निर्वाचन करता है। 14 कैंटन 4 साल के लिए निर्वाचित करते हैं, 8 कैंटन 3 वर्ष के लिए निर्वाचित करते हैं और 3 कैंटन एक वर्ष के लिए निर्वाचित करते हैं। तो हर राज्य अपने ढंग से राज्य परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करता है। फिर संख्या, इसकी सदस्य संख्या 44 है। कुल 22 कैंटन है, 19 पूर्ण कैंटन है, 6 अर्ध कैंटन है। 6 अर्ध कैंटन का मतलब है जहां की जनसंख्या बहुत कम है, उसको अर्ध कैंटन कहा गया है। तो अर्ध कैंटन की संख्या 6 है। 6 अर्थात 3, 6 को यदि पूर्ण करते हैं तो 3 होगा और 19 पूर्ण कैंटन, इस प्रकार से 19 दिन 22 कैंटन हुए। तो 22 कैंटनों का 2 प्रतिनिधि, 22 दूनी 44। मतलब यह हुआ कि 19 पूर्ण कैंटन से 2 प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं और 6 अर्ध कैंटनों से 1 प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। इस प्रकार से सदस्य संख्या 44। कितना बढ़िया छोटा सा सदन, 50-60 लाख के 60-62 लाख की जनसंख्या, पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर सब काम होता है। फिर गणपूर्ति, इसकी गणपूर्ति इसी के समान, प्रथम सदन के समान कुल सदस्यों का बहुमत है, मतलब 23। फिर अधिवेशन में दोनों सदनों का एक साथ शुरू होता है, एक साथ स्थगित होता है। वाद विवाद भी इसी प्रकार से राष्ट्रीय परिषद के समान बहुत संयमित, संतुलित, बड़े शांतिपूर्ण वातावरण में सदन की कार्यवाही का संचालन होता है और इसके पदाधिकारी भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। जिस प्रकार से अमेरिका में
या भारत में उपराष्ट्रपति द्वितीय सदन का सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, प्रदेश सभापति होता है, ऐसी व्यवस्था स्विट्जरलैंड में नहीं है। तो दोनों सदनों का की गणपूर्ति, अधिवेशन और वाद विवाद पदाधिकारी, ये तमाम चीजें एक समान है। अब देखें संघीय सभा के कौन कौन से कार्य हैं और उसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है विधायी। व्यवस्थापिका का मूल काम है विधायी कार्य। विधायी कार्य का मतलब कानून बनाना। कानून बनाने के लिए विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। सदन में पेश करेंगे, उस पर चर्चा होगी, जरूरत पड़ी तो समिति के पास भेजेंगे, समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। पहले एक सदन पास करेगा, उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाएगा। यदि दूसरा सदन उसको पास कर दिया तो आगे की कार्यवाही होगी। यदि दूसरा सदन ने पास नहीं किया, मतलब दोनों सदनों में मतभेद हो गए, तो एक संयुक्त समिति बनाई जाती है। संयुक्त समिति में दोनों सदनों के कुछ सदस्य होते हैं। यह संयुक्त समिति मतभेद के मुद्दे पर विचार करके रिपोर्ट देती है। यदि उस रिपोर्ट के आधार पर दोनों में सहमति हो गई, मतलब दोनों सदनों ने मतभेद भुला दिया, दोनों ने पास कर दिया, तो आगे की कार्यवाही होगी। यदि फिर भी मतभेद बना रहा तो एक दूसरी नई संयुक्त समिति बनाएंगे। वह नई संयुक्त समिति उस पर विचार करके रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर यदि दोनों सदनों में सहमति हो गई तो ठीक है, यदि नहीं हुई तो फिर उस विधेयक को ही निरस्त कर दिया जाता है। यही व्यवस्था अमेरिका में भी है। क्योंकि दोनों सदनों की शक्तियां समान है, इसलिए कोई सदन छोटा या बड़ा नहीं है। तो विधायी क्षेत्र में संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं या जिन विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार संविधान देता है, उन विषयों पर दोनों सदन मिल करके कानून बनाते हैं। दूसरा है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यपालिका को संघीय सभा द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो करने का अधिकार नहीं है। अमेरिका में वीटो और पॉकेट वीटो का बहुत ज्यादा चलन होता है। भारत में भी वीटो और पॉकेट वीटो है, लेकिन स्विट्जरलैंड का संविधान कार्यपालिका को व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं देता। फिर दूसरा है वित्तीय, इसे बजट पारित करने का अधिकार है, लेकिन परंपरा के अनुसार प्रथम सदन में सबसे पहले बजट पेश किया जाता है। बाकी दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा में बजट सबसे पहले पेश होगा और सीनेट बजट के शीर्षक को छोड़ करके बाकी उसमें आमूल-चूल परिवर्तन कर सकती है। भारत में लोकसभा में सबसे पहले बजट पेश होगा और राज्यसभा उसे केवल 14 दिनों तक रोक करके रख सकती है, बाकी कुछ नहीं कर सकती। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित बजट हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 1 माह तक रोक करके रख सकती है, बाकी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन स्विट्जरलैंड में दोनों सदनों की शक्तियां विधायी क्षेत्र में भी एक समान है। फिर है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। संघीय सभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने का पूरा अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर कार्यपालिका की जो 7 सदस्य होते हैं, कार्यपालिका यहाँ की बहुल कार्यपालिका है, इसके 7 सदस्य होते हैं। सातों सदस्य संघीय सभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन वे संघीय सभा की बैठकों में उपस्थित होते हैं और उनके द्वारा सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं। संघीय सभा उनसे किसी विषय पर स्पष्टीकरण मांग सकती है। मतलब संघीय परिषद कार्यपालिका संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण का इसे अनन्य अधिकार है। लेकिन संघीय सभा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका को पद से नहीं हटा सकती। जैसे भारत में अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है मंत्रिमंडल के विरुद्ध, ये चीज और फिर पास हो गया तो मंत्रिमंडल को पद से हटना पड़ता है। ये चीज
स्विट्जरलैंड में नहीं है। फिर कार्यपालिका में कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है और वैदेशिक संबंधों का निर्धारण करती है। देखिए, जो काम दूसरे देशों में कार्यपालिका को दिया जाता है, यहाँ पर संघीय सभा को यह अधिकार दिया गया है। मतलब वैदेशिक संबंधों का निर्धारण, राजदूतों का आदान प्रदान। वैसे राजदूत ये स्विट्जरलैंड किसी देश के साथ नहीं भेजता, किसी देश में नहीं भेजता, वह अपना वाणिज्य दूत भेजता है, क्योंकि व्यापार के लिए उसे दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वह वाणिज्य दूत भेजता है, राजदूत नहीं भेजता। क्योंकि लंबे समय तक स्विट्जरलैंड तटस्थता की नीति को अपनाया हुआ था, अभी भी उसी नीति पर लगभग चल रहा है। फिर युद्ध और शांति की घोषणा करना, ये चीज अमेरिका में भी है। कांग्रेस के दोनों सदन मिलकर के युद्ध अथवा शांति की घोषणा करते हैं। भारत में राष्ट्रपति युद्ध और शांति की घोषणा करता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में संघीय सभा को युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार है। आपको आश्चर्य होगा यह जान करके कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध स्विट्जरलैंड के चारों ओर लड़ा गया। एक तरफ जर्मनी है, एक दूसरी तरफ फ्रांस है, तीसरी तरफ इटली है, चौथी तरफ ऑस्ट्रिया है। ऐसे देशों से स्विट्जरलैंड घिरा हुआ है, लेकिन अशांत क्षेत्र में शांति का देश। किसी भी निरंकुश शासक की नजर स्विट्जरलैंड पर नहीं पड़ी, क्योंकि स्विट्जरलैंड को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, और इसलिए स्विट्जरलैंड लंबे समय तक, कहना चाहे अभी तक, बिल्कुल सुरक्षित और शांत रहा। फिर रक्षा, देश की रक्षा करना भी संघीय सभा का काम है। वह संघीय परिषद को आदेश देती है, संघीय परिषद के द्वारा मतलब कार्यपालिका के द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। वह सेना पर भी नियंत्रण रखती है और इसे क्षमा प्रदान करने का भी अधिकार है। दूसरे देशों में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार होता है। स्विट्जरलैंड में संघीय सभा को अपराधियों को क्षमा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। फिर है निर्वाचन। संघीय सभा की निर्वाचन शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। उस संयुक्त बैठक में दोनों सदन मिलकर विभिन्न उच्च पदाधिकारियों का निर्वाचन करते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। संघीय परिषद के 7 सदस्य होते हैं। ये 7 सदस्य मिलकर के देश का शासन चलाते हैं। तो इन 7 सदस्यों का निर्वाचन करती है। इसके अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। तो संघीय सभा अपने संयुक्त अधिवेशन में संघीय परिषद मतलब कार्यपालिका के सदस्यों का निर्वाचन करती है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बार बार संघीय सभा, संघीय परिषद आ रहा है, राष्ट्रीय परिषद आ रहा है। संघीय सभा, सभा मतलब व्यवस्थापिका, ये मान करके दिए, और परिषद मतलब कार्यपालिका। लेकिन राष्ट्रीय परिषद अलग है, राज्य परिषद अलग है, या राज्यसभा अलग है। राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद, ये वहां की व्यवस्थापिका के दोनों सदनों का नाम है। संघीय परिषद, संघ शब्द लगा परिषद में, तो वह कार्यपालिका है। तो संघीय परिषद कार्यपालिका, संघीय सभा व्यवस्थापिका, और संघीय न्यायपालिका न्यायपालिका है। तो इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन करती है। और महत्वपूर्ण बात जो दुनिया के बहुत कम देशों में पाई जाती है, इसे यह न्यायाधीशों का भी निर्वाचन करती है। भारत में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, अमेरिका इंग्लैंड में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, स्विट्जरलैंड में न्यायाधीश निर्वाचित किए जाते हैं। संघीय सभा न्यायाधीशों को निर्वाचित करती है। और भारत में यदि निर्वाचन हो जाए तो फिर क्या कहना, जितने भी राजनीतिक नेता हैं सब एक एक करके पहुंच जाएंगे, न्यायाधीश बन जाएंगे। स्विट्जरलैंड में न्यायाधीश भले निर्वाचित होते हैं, लेकिन ईमानदार और योग्य व्यक्ति निर्वाचित होते हैं। वहां पर निर्वाचन में कोई राजनीति नहीं होती। और इनके वेतन का भी निर्धारण करती है। फिर सेनाध्यक्ष का भी निर्वाचन करती है। यह बहुत ही शांत वातावरण में जो व्यक्ति योग्य होता है, जो उस पद के लायक होता है, ऐसे व्यक्तियों का यह निर्वाचन करती है। फिर है संशोधन। दोनों सदनों के द्वारा संशोधन विधेयक पारित होना चाहिए। फिर कैंटनों की स्वीकृति मिलनी चाहिए और उसे जनमत संग्रह में भी पारित होना चाहिए। तो वहां पर 3 स्टेप है। एक, संसद के दोनों सदनों द्वारा, संघीय सभा के दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए।
तो उसे आधे से अधिक कैंटनों की स्वीकृति मिलनी चाहिए, और नंबर 3 उसे जनमत संग्रह के द्वारा पारित होना चाहिए, तब जाकर के स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन होता है, अन्यथा नहीं होता। तो दोनों सदनों को संशोधन विधेयक पारित करने का अधिकार दिया गया है। फिर है न्यायिक, संघीय सभा को न्यायिक शक्तियां भी दी गई है, और इसमें उसे न्यायपालिका पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। संघीय सभा में न्यायपालिका, वहां के संघीय न्यायपालिका पर रिपोर्ट पेश करती है, उस रिपोर्ट पर सदन में चर्चा होती है, उसने वर्ष भर में क्या काम किया, कौन कौन सा काम किया, इस पर सदन में चर्चा होती है, और इसे न्यायपालिका के कार्यों पर निरीक्षण और निर्देशन का भी अधिकार दिया गया है। मतलब अन्य देशों के विपरीत स्विट्जरलैंड में संघीय सभा को न्यायपालिका पर नियंत्रण, निरीक्षण और निर्देशन का अधिकार दिया गया है। और ये है संघीय सभा की शक्तियां और कार्य। कहने का मतलब संघीय सभा स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च और प्रमुख शक्तिशाली संस्था है। चूंकि स्विट्जरलैंड में न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं है, इसलिए स्विट्जरलैंड में संसद की सर्वोच्चता, संघीय सभा की सर्वोच्चता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जनमत संग्रह का प्रावधान है। जनमत संग्रह के अंतर्गत वहाँ के नागरिक किसी विषय पर अपना वोट डालते। दुनिया के अन्य देशों में यह व्यवस्था नहीं है, स्विट्जरलैंड में यह व्यवस्था है। वहां के नागरिक वोट डाल करके किसी संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि नागरिकों का बहुमत किसी संशोधन के पक्ष में है, तब संशोधन होगा, अन्यथा नहीं होगा। परिणाम स्वरूप इसका प्रभाव हम संघीय सभा में देखने को पाते हैं, जहां पर जनता सर्वोपरि है, कोई सभा या संस्था सर्वोपरि नहीं। तो संघीय सभा में थोड़ी सी हीन भावना आजकल आने लगी है, क्योंकि यदि वो लोग, उन लोगों ने पास कर दिया किसी विधेयक को, और यदि जनमत संग्रह में वो पारित नहीं हुआ, तो संसद की बदनामी, संसद सदस्यों में एक भावना आती है कि हमारे द्वारा, कि हम जनता के द्वारा निर्वाचित हैं, और हमारे द्वारा पारित विधेयक को यदि जनता अस्वीकृत करती है, तो यह उसके लिए खुशी की बात नहीं होती। ये है संघीय सभा की स्थिति और शक्ति। तो स्विट्जरलैंड में संसद अर्थात संघीय सभा सर्वोच्च एवं शक्तिशाली है, जहां दोनों सदनों की शक्तियां एक समान है। वहां का वातावरण बहुत ही शांत होता है, गंभीर होता है। किसी विषय पर अनावश्यक बहसबाजी, अनावश्यक चिल्लाहट, तुतुमे में ये नहीं होती। वहां पर विरोध के लिए विरोध नहीं होता, क्योंकि सदन के सदस्यों में राष्ट्रीय भावना फूट कर भरी होती है। यह है स्विट्जरलैंड की संघीय सभा। अब अगले व्याख्यान में हम संघीय परिषद मतलब कार्यपालिका पर चर्चा करेंगे। आप सभी को